अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अपना लेक्चर, दिस इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि सैटेलाइट्स होती क्या चीज़ें। सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। बिल्कुल सिंपल और सादा सी डेफिनेशन है इसकी कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्विंग मोशन, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करते हैं, उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं भाई? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में ये दो बातें, वो क्या जी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के हवाले से स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखिएगा कि वो सारी की सारी चीज़ें जिनको एस्ट्रोनॉट्स ने, साइंटिस्ट ने किया ये है कि नेचुरली वो एग्जिस्ट नहीं करती थी अर्थ के अराउंड, ख़ुद उनको अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल मोशन करवाने पर मजबूर किया है। कैसे? पुट इनटू ऑर्बिट बाय रॉकेट्स। मतलब अगर आपने किसी सैटेलाइट को लॉन्च करवाना है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करवाना है अर्थ के अराउंड, तो आप उसको ऑर्बिट करवाने के लिए रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च करवाते हैं। एक बात, हेल्ड देयर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और वो सर्कुलर मोशन क्यों करते रहते हैं, ऑर्बिटल मोशन क्यों करते रहते हैं? क्योंकि ग्रेविटी उनको प्रोवाइड की जाती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी। तो अगर ये दो बातें प्रोवाइड कर दी जाएंगी तो उस सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाएगा। बेटा जी याद रखिएगा, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ के अगर हम नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो वो मून है, और मून के लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसकी स्पिन एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो हमेशा सेम रहा करती है। ठीक है। और मून को हम वैसे भी नेचुरल सैटेलाइट का नाम देते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है वो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स उसके अलावा है जिनके अंदर हम ये दोनों की दोनों कंडीशंस मीट करेंगे। अच्छा, अब ये सवाल हमारे जहन में आता है कि अगर हमने एक सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, उसको हमने ऑर्बिट करवाना है अर्थ के अराउंड, तो सर्टन स्पीड भी देनी पड़ेगी, सर्टन वेलोसिटी भी देना पड़ेगी। किस तरीके से उसको मेंटेन करेंगे? स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस कि अगर एक सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है, क्योंकि जो भी चीज़ ऑर्बिट कर रही होती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, लाजमी सी बात है कि उसमें सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हैं। तो इस केस में जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो जी के बराबर होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, दिस इज़ v²/r। ये जो आपके पास v है, दिस इज़ द ऑर्बिटिंग वेलोसिटी जो हमने उसको देनी है। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें, देखिए v को मैं सेपरेट आउट करता हूँ, r इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा और फार्मूला क्या बनेगा? g × r इज इक्वल्स टू v²। ठीक है जी। तो फाइनली अगर आपको यहाँ पर v की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये देखें जी, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ v इज g/√। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात भी बेटा जी याद रखिएगा कि r की वैल्यू फॉर द क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हम किनको कहते हैं भाई? जो ज़मीन की सरफेस के करीब करीब लॉन्च किए जाते हैं। ज़मीन के सेंटर से लेकर उस सैटेलाइट तक का फासला ऑलमोस्ट ऑर्बिटल रेडियस ज़मीन के रेडियस के बराबर ही ले लिया जाता है। तो वहाँ पर g की वैल्यू हम पुट करते हैं 9.8। ठीक है जी। r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बेटा जी? 6400 किलोमीटर्स। ये 3 जीरोस किलो के लग जाएंगे यहाँ पर। एंड वी विल टेक द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम इसका लेंगे, स्क्वायर रूट लेकर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है बेटा जी 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। मतलब अगर आप किसी सैटेलाइट को इतनी स्पीड के साथ लॉन्च करवा देते हैं तो ज़मीन के गिर्द जाकर ऑर्बिट करना शुरू हो जाएगा। इसको हम v ऑर्बिटल स्पीड का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला जो बेसिक फार्मूला है √g/r, ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक अदद और फार्मूला भी हमारे पास बनाया जा सकता है। g की वैल्यू हमने डिसाइड की थी पिछले लेक्चर्स में, क्या होती है? दिस इज़ G m/r²। ये स्मॉल g की वैल्यू होती है, r के साथ वेरिएशन हमने उसकी डिस्कस की थी। कैपिटल R यहाँ पर एज इट इज़ मौजूद है और ये रूट भी एज इट इज़ मौजूद है। इसे सॉल्व कर लें। देखिए, एक r से r को यहाँ पर कैंसिल आउट करें, बट यू विल हैव दैट इज़ Gm/r√। और यहाँ से दूसरा रिलेशनशिप भी हमारे पास आ गया और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जो r है क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के लिए तो ठीक है, ज़मीन का रेडियस ही है, लेकिन जैसे जैसे हम सैटेलाइट को ज़्यादा हाइट पर जाकर लॉन्च करवाएंगे तो r में ये फिर h भी ऐड होना शुरू हो जाएगा। ये डायग्राम आप ज़रा गौर से देख लीजिए, दिस इज़ द अर्थ। अगर ज़मीन की सरफेस के करीब करीब थे तो ऑर्बिटल रेडियस ऑलमोस्ट कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही था।
लेकिन अगर हम ज़मीन की सरफेस से ज़्यादा दूर जाकर लॉन्च करेंगे तो आर के अंदर ये एच का फैक्टर भी ऐड होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है दिस विल स्टार्ट टू इंक्रीज, और डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से वी ऑर्बिटल दिस विल स्टार्ट टू रिड्यूस, ये कम होना शुरू हो जाएगी। मतलब बेटा जी, अगर हम किसी सैटेलाइट को ज़मीन से ज़्यादा हाइट के ऊपर ऊंचाई पर जाकर लॉन्च करते हैं तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निस्बतन कम होगी। कैपिटल जी और एम का फैक्टर यहाँ पर कांस्टेंट है, तो रिजल्ट क्या आया, हायर द सैटेलाइट स्लोअर इट विल बी। जितनी ज़्यादा हाइट पर जाकर लॉन्च करेंगे उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। 3 डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास। अगर हम किसी सैटेलाइट को स्टूडेंट्स लॉन्च करवाते हैं और अगर तो आपने उसको दे दी ना 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी, फिर तो वो ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। इफ़ v इज इक्वल टू वी ऑर्बिट, ठीक है जी। सो इस केस में क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन शुरू हो जाएगी, ये जो केस है हमारे पास। लेकिन अगर स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से कम रही, सैटेलाइट फॉल बैक टू अर्थ, जमीन के सरफेस पर वापस आ गिरेगा, क्योंकि जितनी स्पीड चाहिए थी आपने उतनी स्पीड प्रोवाइड नहीं की। और अगर स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से ज़्यादा हो गई तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बात की थी कि अगर स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से ज़्यादा हो जाए द सैटेलाइट मे एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, सो इट मे एस्केप, वो एस्केप भी कर सकता है अगर आप उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी से नेसेसरी ज़्यादा वेलोसिटी देंगे। नॉर्मली 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड चाहिए होती है उसको एस्केप करवाने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात कि अगर वो इतनी स्पीड के ऊपर इवॉल्व कर रहा है, क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, ज़मीन के सरफेस के करीब ही है, तो उसका पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा। पीरियड ऑफ रोटेशन से मुराद है कि कितने टाइम में बेटा वो एक अपनी रेवोल्यूशन, एक रोटेशन पूरी कर लेगा। हम निकाल सकते हैं टाइम का बेसिक फार्मूला, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब हम डिस्टेंस कवर्ड करवाएंगे तो एक कंप्लीट ऑर्बिट पूरा हो रहा है बेटा। सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 पाई r, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ फॉर द क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, वो r ही पुट किया जाता है, और v उसकी स्पीड है दैट इज 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पर अगर हम सब्सटीट्यूशंस कर लें, ये देखिए जी, 2 की वैल्यू 3.1416, पाई की वैल्यू आ गई आपके पास, r कैपिटल R आप यहाँ पर पुट करेंगे, अर्थ का रेडियस दैट इज 6400 किलोमीटर्स, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगी स्पीड, कितनी है बेटा जी स्पीड आपके पास, स्पीड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। 7.9 सिर्फ लिखोगे तो किलोमीटर्स पर सेकेंड, और किलो की वैल्यू पुट करके आप मीटर्स पर सेकेंड में मेंशन कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा जब बेटा आप, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी बन रही है, दिस इज 5060 सेकेंड्स, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 60 पर इस वैल्यू को डिवाइड करें, आपके पास इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिनट्स में भी आ जाएगी 84 मिनट्स, ठीक है जी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद रखनी है आप लोगों ने, सेकेंड्स में भी और मिनट्स में भी। दिस इज द पीरियड ऑफ रोटेशन फॉर अ क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। अच्छा, मैं बार बार क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का जिक्र कर रहा हूँ, क्या होता है ये क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। देखें, किसी सैटेलाइट को आप ज़मीन की सरफेस से कितनी ऊंचाई तक लॉन्च करवाएं कि वो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कंसीडर किया जाए। बेटा जी याद रखिएगा, हाइट एज फार एज 400 किलोमीटर, मतलब ज़मीन की सरफेस से अगर मैं एच हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 400 किलोमीटर तक की रखता हूँ या इससे कम रखता हूँ तो वो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कंसीडर होगा। हाँ, इससे ज़्यादा आपने कर दी तो फिर वो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट नहीं होगा, उसके लिए एच का फैक्टर शामिल करना पड़ेगा, वो सिग्निफिकेंट फैक्टर बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात, इससे पहले हमने एस्केप वेलोसिटी का भी जिक्र कर रखा है पिछले कुछ लेक्चर्स में, और यहाँ पर हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली है, इनमें रिलेशनशिप भी है। वो क्या जी, ये देखें जी, अगर आपको याद हो तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हमने लिखा था √2gr। अब इस √2gr में से अगर आप ये वाला फैक्टर देखें ना √gr का, तो ये तो आपके पास ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है √gr। तो अगर मैं √2 को अलहदा कर दूं और gr की जगह पर क्या लिख दूं, दिस इज़ v ऑर्बिटल, तो मेरे पास एक रिलेशनशिप आ जाता है। और बेटा सिंप्लीफाइड रिलेशनशिप क्या बना है, वो ये बना है कि v एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय v ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2। इनके दरमियान ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो रेशो है वो √2 के बराबर होती है। इसके अलावा ये जो हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह,
वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की एक टाइप है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जीपीएस सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं बेटा जी। जीपीएस सिस्टम क्या है? दिस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एक बड़ा मजबूत किस्म का निज़ाम है जिसके अंदर 24 सैटेलाइट्स बेटा जी काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं, अर्थ की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं थ्रू रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। पोजीशन एक्यूरेसी मतलब इस जीपीएस सैटेलाइट के सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एक सेलर या एक शख्स जो कहीं पर भी अपनी पोजीशन को डिटरमिन करना चाहता है, जीपीएस सिस्टम को यूज़ करते हुए वो अर्थ के ऊपर अपनी पोजीशन विद द एक्यूरेसी ऑफ विद इन 10 मीटर्स बड़े सही तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी चीज़ की पोजीशन निकालेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरर 10 मीटर्स या उससे कम का ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, रियल और अपीरेंट वेट के हवाले से हमारी डिस्कशन है। रियल वेट और अपीरेंट वेट में फ़र्क क्या है, पहले तो हम ज़रा इस बात को समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, रियल वेट के हवाले से जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रियल वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का असल में ग्रेविटेशनल पुल होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। और इसके हवाले से दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये जो रियल वेट है ये ऑब्जेक्ट का कभी भी चेंज नहीं हुआ करता। ठीक है। अपीरेंट वेट के हवाले से अगर हम बात करें तो अपीरेंट वेट में ज़रूर वेरिएशंस आती हैं, और क्यों वेरिएशन आती है उसकी वजह भी बड़ी सिंपल है। अपीरेंट वेट बेसिकली एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनी जगह पर रेस्ट की हालत में है तो उसका रियल वेट ही हमेशा हमें शो होगा। लेकिन अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट करना शुरू हो जाए सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ, तो फिर हम उसके अपीरेंट वेट की बात करते हैं। होता क्या है? दिस इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फ्री फॉल मोशन को अपोज करने के लिए, रेस्ट्रेन्ड मोशन रखने के लिए जिस वेट की हम बात करेंगे, दिस इज़ द अपीरेंट वेट एंड इट मे चेंज। कहाँ चेंज होगा उसके हवाले से अभी हम डिटेल्स देख लेंगे। सबसे पहला केस है हमारे पास, अगर आपके पास एक लिफ्ट है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आपने एक मास मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस, वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है, और एक सर्टेन मास आपने यहाँ पर हैंग कर रखा है, मास इज m। ठीक है जी। अभी बात यह है कि ये जो लिफ्ट है इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और रेस्ट की हालत में तो याद रखिएगा कि जो इसका एक्सेलरेशन है फॉर नाउ इट इज़ ज़ीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसका। अब ये देखिए दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इस ऑब्जेक्ट का वेट इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, दैट इज़ W इज इक्वल्स टू mg, और टेंशन रिएक्शन फोर्स के तौर पर अपवर्ड एक्ट कर रही है। लेकिन अभी लिफ्ट क्योंकि रेस्ट की हालत में एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो नेट फोर्स भी ज़ीरो है। मतलब फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू ma। यहाँ पर जब मैं फोर्स F इज इक्वल्स टू ma पुट करूँगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की वजह से स्टूडेंट्स ये जो फोर्स की वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्टली ज़ीरो आ जाएगी। और अगर ये फोर्स ज़ीरो है तो स्टूडेंट्स इस बात का मतलब क्या है? ओवर हेयर टेंशन माइनस वेट, ये ज़ीरो के बराबर आ रहा है। अगर मैं वेट को उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो स्टूडेंट्स हमारे पास चीज़ क्या बन जाती है? W इज इक्वल्स टू T के बराबर। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है। ओवर हेयर वी कैन सी कि ये जो रियल वेट है और अपीरेंट वेट है ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। मतलब अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिफ्ट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओवर हेयर, अगर वो मूव नहीं कर रहा, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो उसमें का रियल वेट और उसका अपीरेंट वेट वो हमेशा इक्वल रहेंगे, उनमें किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आएगी। लेकिन हमने तो कह रखा है कि कुछ केसेस में वो चेंज हो भी सकता है अपीरेंट वेट, तो कब चेंज होगा आइए ज़रा उसकी भी हम बात करते हैं। सेकंड केस, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड लिफ्ट। अगर एक लिफ्ट ऊपर की तरफ सर्टेन एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट होती चली जा रही है तो उसमें क्या सिचुएशन होगी? स्टूडेंट्स इसको देख लीजिए, क्योंकि अब एक्सेलरेशन मौजूद है, नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पर आप एफ नेट की जगह पुट करेंगे ma। m उस ऑब्जेक्ट का मास है और a उसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नेट फोर्स को T माइनस W लिखा। क्यों? मैं W माइनस T भी लिख सकता था, हैं तो ऑपोजिट। लेकिन याद रखिएगा जो क्वांटिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होती है उसी को पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर टेंशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में इसको मैं पॉजिटिव ट्रीट कर रहा हूँ, वेट उसके साथ ऑपोजिट है इसलिए उसको नेगेटिव ट्रीट कर रहा हूँ। सो दिस इज T माइनस वेट की वैल्यू भी पुट कर दें mg के बराबर होता है। इसको सिंप्लीफाई करें अपीरेंट वेट T के लिए, सो mg उठकर दूसरी तरफ चला जाएगा, दैट इज mg प्लस ma, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेटिंग अपवर्ड लिफ्ट। इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट के mg तो उसका रियल वेट था और उसके अंदर यहाँ पर एक टर्म ऐड हो रही है ma। तो अपीरेंट वेट जो T था वो रियल वेट के बराबर ही है, उसमें इजाफा किसका हो गया है? ma टर्म का इजाफा हो गया। और ये इजाफा क्यों हुआ है? बिकॉज द लिफ्ट वॉज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद सम सर्टेन एक्सेलरेशन a मल्टीप्लाइड बाई मास ma। सो ये जो आपको टर्म नज़र आ रही है ये उसकी
एक्चुअल रियल वेट में इजाफा है, तो अपेरेंट जो वेट है वो बढ़ चुका है बाय एन अमाउंट इक्वल्स टू ma। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड लिफ्ट की बात करें तो आप देखें एक्सेलरेशन का एरो नीचे की तरफ है जो वेट के साथ पैरेलल हो गया हुआ है और टेंशन के साथ ऑपोजिट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पर नेट फोर्स का फार्मूला आप क्या लिखेंगे, दिस इज W माइनस टी, क्योंकि एक्सेलरेशन W की डायरेक्शन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये फैक्टर ma के बराबर है, नेट फोर्स एक्सेलरेशन अभी भी मौजूद है, वेट की वैल्यू हम यहाँ पर mg पुट करेंगे माइनस टी। सो सिंप्लीफाइंग दिस, टी को उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, mg माइनस ma। सो हियर इज द फार्मूला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जो अपेरेंट वेट है रियल वेट के ही इक्वल है, सिवाय इस बात के कि यहाँ से ma का फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब अपेरेंट वेट यहाँ पर क्या होगा, रियल वेट से कुछ कम हो जाएगा। अपवर्ड के केस में क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पर चाहे तो आप इसको मेंशन भी कर लो और ये बात बड़ी अच्छी याद रखने वाली है कि जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट किस केस के अंदर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड लिफ्ट में जो अपेरेंट वेट होगा दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन बाय द रियल वेट, इससे ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हम एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड लिफ्ट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए याद रखिएगा कि जो अपेरेंट वेट हमारे पास आ रहा है, अपेरेंट वेट इट इज गोइंग टू बी लेस देन द एक्चुअल वेट, तो ये W से कम रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि अपेरेंट वेट में चेंजेस आना शुरू हो गई हैं व्हेन द सिस्टम वाज एक्सेलरेटिंग। ओके जी, तो एक ऑब्जेक्ट जिसका सर्टेन वेट है, क्या उसका अपेरेंट वेट 0 हो सकता है? जी ऐसा भी मुमकिन है। किन केसेस में? फ्रीली फॉलिंग सिस्टम में। मतलब अगर हम इसी लिफ्ट को कंसीडर करें कि इसकी स्ट्रिंग टूट जाती है और ये फ्री फॉल की हालत में आ जाती है, मतलब इसका एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाता है, तो उस केस में अपेरेंट वेट किस तरह से निकाला जाएगा? जस्ट सीधा सिचुएशन अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लें, नेट फोर्स फॉर द फ्रीली फॉलिंग सिस्टम, इस एक्सप्रेशन को मैं यूज़ करूँगा W माइनस टी के हवाले से, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लें, जब मैं नेट फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना, F इज इक्वल्स टू ma, तो बेटा जी क्योंकि यहाँ पर a g के बराबर है, आप यहाँ पर g ही सब्स्टिट्यूट कर दें, mg माइनस टी। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई आप करोगे तो t उठकर इस तरफ चला जाएगा, mg और माइनस mg इस तरफ आ जाएगा, तो mg में से mg को आप सब्ट्रैक्ट करें, अपेरेंट वेट 0 हो रहा है, एंड दिस इज द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्री फॉल की हालत में होता है, फ्री फॉल की हालत में होता है, उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाता है और उस फ्रीली फॉलिंग सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वेटलेसनेस की हालत में चले जाते हैं, उनका अपेरेंट वेट 0 हो जाया करता है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर एक लिफ्ट टूटकर नीचे गिरना शुरू हो गया तो उस लिफ्ट का वेट 0 हो गया, नहीं, उस लिफ्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने रखे हुए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस की हालत में जा चुके होंगे, ठीक है जी, लिफ्ट नहीं, उसके अंदर रखे गए ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह जब हम सैटेलाइट मोशन की बात करते हैं, अर्थ के अराउंड जो हमने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाए हैं वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, और उनके अंदर भी जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फ्री फॉल की स्टेट में होते हैं, वेटलेसनेस की स्टेट में होते हैं, क्योंकि जो हमारा सैटेलाइट है दिस इज अ फ्रीली फॉलिंग सिस्टम, सो ऑब्जेक्ट्स विच आर इन दिस फ्रीली फॉलिंग सिस्टम विल बी कंसीडर्ड एज इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है। तो एक जनरल प्रिंसिपल के कि जब भी आपने वेटलेसनेस को ऑब्जर्व करना हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर एंड सैटेलाइट मस्ट बी सेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है जी। मतलब अगर आप बाहर से खड़े होकर सैटेलाइट, एक फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है, आप बाहर से खड़े होकर फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट को देख रहे हो, आप ये नहीं कह सकते कि लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके लिहाज से वेटलेसनेस की हालत में, नहीं, यू हैव टू बी इन दैट स्टेट। अगर आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो फिर आप वेटलेसनेस को स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सैटेलाइट मोशन के हवाले से मजीद ये बात याद रखिएगा, सैटेलाइट इज़ इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल विद एक्सेलरेशन जी, जो बात अभी मैंने पहले डिस्कस की, एंड ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इट फील वेटलेसनेस, इनकी वेटलेसनेस हो जाती है, वो उनका अपेरेंट वेट 0 हो जाता है। उसको कैटर कैसे किया जाएगा ये इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में भी देखेंगे। सैटेलाइट्स डू नॉट फॉल ऑन अर्थ, फिर ये वाली चीज़ भी जहन में आती है कि अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो सैटेलाइट ज़मीन पर ही फिर क्यों नहीं आकर गिर जाते तमाम दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह, मार्कर को ड्रॉप करूँ ज़मीन पर गिरता है, सैटेलाइट क्यों नहीं गिरता फिर फ्री फॉल की स्टेट में है? तो दिस इज़ ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, मतलब वो ज़मीन पर गिरने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन जो ही ज़मीन पर आकर फॉल होने लगता है तो आगे से अर्थ कर्व्ड होती है, वो फिर से ऑर्बिटल मोशन कर जाता है, और यही स्टेट हमेशा उसकी जारी रहती है। आइए स्टूडेंट्स हम इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1,
व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रियल वेट टू अपीयरेंट वेट फॉर फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो रियल वेट है और अपीयरेंट वेट उसकी रेशियो क्या होगी। देखिए रियल वेट के हवाले से हमने कहा था वो तो कभी भी चेंज नहीं होगा, रियल वेट की वैल्यू तो हमेशा ही स्टूडेंट्स mg के इक्वल रहती है। व्हाट अबाउट द अपीयरेंट वेट। अपीयरेंट वेट की अगर मैं बात करूं और सिस्टम है हमारे पास फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट का, तो उसमें अपीयरेंट वेट तो जीरो हो जाता है। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, द आंसर इज इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी होता है, न्यूमिनेटर में आप कुछ भी पुट कर लें आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। तो इस एतबार से बीटा ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है कि इनकी रेशियो यहाँ पर इनफाइनाइट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाई द सैटेलाइट्स इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन विल बी। तो अगर आप एक सैटेलाइट को ज़मीन की सरफेस से ज़्यादा हाइट पर ले जाकर लॉन्च करेंगे तो इसके पीरियड ऑफ रोटेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। देखें ये फार्मूला आपके पास पीरियड ऑफ रोटेशन का, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब आप सैटेलाइट को ज़्यादा हाइट पर लॉन्च करवाएंगे, यहाँ से देखने में लग रहा है आर बढ़ेगा, पीरियड ऑफ रोटेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो स्पीड आपने डिनोमिनेटर में लिखी हुई है इसके फार्मूले में भी आर आता है, ये भी आर पर डिपेंड करता है। मतलब टाइम पीरियड का आर के साथ रिलेशन यहाँ पर भी है और टाइम पीरियड का वी में भी वेरिएशन आ रही है, क्योंकि आर चेंज करेंगे तो वी भी चेंज होगा, डेफिनेटली उसकी वजह से भी टी बदल रहा है। तो इसको ज़रा जनरलाइज कर लें। ये देखें 2πr को एज इट इज़ यहाँ पर रहने दें, v की सब्सटीट्यूशन करें स्टूडेंट्स, और v की सब्सटीट्यूशन हमने क्या की थी, जो हमने फार्मूला इसका निकाला था दैट इज़ gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना स्टूडेंट्स फार्मूले के, देखें ये फोर्थ प्रोपोर्शन है जो न्यूमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई होगी, मतलब 2π एक r वहाँ पर पहले से और एक r रूट के साथ हम मज़ीद उसका इजाफा कर रहे हैं, तो ये पावर हो जाएगी 3/2 r की। ठीक है जी, जिसको हम 1.5 भी कह सकते हैं, एक पहले से थी और 0.5 यहाँ से आ गई। ठीक है जी रूट के साथ gm अंडर रूट डिनोमिनेटर में एज इट इज़ मौजूद है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2π gm अंडर रूट, ये सारी की सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो पीरियड ऑफ रोटेशन की डिपेंडेंस आर के ऊपर अब बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि जैसे जैसे आप इस आर को बढ़ाएंगे आर में एच ऐड होता चला जाएगा, पीरियड ऑफ रोटेशन विल डेफिनेटली इंक्रीज। लीनियर पावर से ज़्यादा में इंक्रीज होगी लेकिन इंक्रीज ही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, रियल एंड अपीयरेंट वेट आर डिफरेंट व्हेन। कब डिफरेंट होते हैं, बारी बारी ऑप्शंस को देख लें। लिफ्ट स्टैटिक, अगर लिफ्ट रुकी हुई हो स्टैटिक हालत में है स्टूडेंट्स, तो स्टैटिक हालत में तो रियल और अपीयरेंट वेट बराबर होते हैं, ये तो हमने पढ़ रखा है। पहला ही केस हमने पढ़ा था कि W इज इक्वल्स टू T के बराबर होगा, ये दोनों वेट्स इक्वल होंगे। लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये भी फर्स्ट केस ही बनेगा। नेवर पॉसिबल, लास्ट केस भी देख लें। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग बेटा, अब वो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, दोनों केसेस के अंदर हम ये बात जानते हैं कि अगर लिफ्ट आपके पास एक्सेलरेटिंग है तो एक्सेलरेटिंग होने की वजह से रियल और अपीयरेंट वेट इक्वल नहीं होंगे, कभी बढ़ जाएगा कभी कम होगा। सो लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इज द राइट ऑप्शन, जिसमें अपीयरेंट वेट में चेंजेस आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई स्पेसशिप्स सर्कल अर्थ। मतलब ये जो स्पेसशिप्स हैं, स्पेस शटल्स हैं, वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल मोशन या सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म करती हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ के कर्वेचर की वजह से, ड्यू टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो असल में सारी की सारी चीज़ें ही शामिल है। इनिशियल स्पीड आप देते हैं उसको ऑर्बिट में रोटेट करवाने के लिए, जी की वजह से वो सेटअप रहता है और अर्थ का कर्वेचर उसको फॉल बैक नहीं करने देता। तो ये सारी की सारी ही उसकी रीजंस हैं। ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट ऑप्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।